नमस्कार दोस्तों, पल्लवी जी का इंटरव्यू मैंने देखा और उनकी प्रीति जी से बातचीत भी सुनी है। इसमें कुछ हाइलाइट पॉइंट ये है कि वो बता रही थी कि एज अ वीआईपी तौर पे मैं वहाँ कभी भी आती-जाती रहती थी और जब मैं वहाँ आती-जाती रहती थी तो वहाँ कुछ लोग थे जो कहते थे अरे हीरोइन हीरोइन है, तो उनने एक-दूसरे से ये बात शेयर करी, बात फैल गई और फिर उन्होंने एक-दूसरे से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया यानी जो जिस दीदी अब शुरू में तो आप अकेले वहाँ नहीं आते-जाते हैं। जब मैं सेंटर पे थी तब मुझे पता है कि ऐसे ही कोई भी वहाँ जाए नहीं जाता है। अगर वो जाता भी है तो वहाँ कुछ भाई-बहन हैं, घुमा देते हैं, पूरा दिखा देते हैं, चीज़ें बता देते हैं, लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं होती। रुक अब हो गई हो तो मुझे नहीं पता लेकिन उस टाइम जब मैं थी सेंटर पे तब ऐसा ही था कि अगर कहीं सेंटर इंचार्ज की बड़ी बहन ने फ़ोन किया है कि हमारे यहाँ से वो भी कोई साधारण नागरिक की नहीं, उसमें कुछ वीआईपी कैटेगरी में कुछ लोग आते हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो जाते हैं, राजनीतिक ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, कुछ बड़े बिज़नेसमैन होते हैं ब्रांडेड वाले या कुछ मॉडल होती हैं, फॉरेनर्स होते हैं, इस तरीके के या फिर कोई सरकारी अफ़सर जो बड़ी पोज़ीशन पे होते हैं, जिन्हें सम्मानजनक पोज़ीशन कहा जाता है। तो उस सब पे वो रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं माउंट आबू अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ। तो अगर आप अपने इस संस्था के किसी सदस्य से कहकर मुझे वहाँ रुकने की व्यवस्था बनवा दें। तो ऐसा फ़ौरन दीदी करेंगी कि हमारे संपर्क में ये फला-फला व्यक्ति है, इस पोज़ीशन पे है। आप उसको 1-2 दिन रुका के खाना-वाना खिला के वहाँ की सारी चीज़ें दिखा के आप कर देना। तो इस तरीके से उनको ले लेते हैं और वो भी हर किसी ऐसे कोई भी फ़ोन नहीं लगा सकता। वो भी बहन का वहाँ कोई सीनियर भाई किसी बड़े ऑफ़िस में जो बैठता है विंग में, वो अगर उनकी जान-पहचान का है, तो ये पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो फर्स्ट टाइम आप किसी भी पोज़ीशन पे हो, दीदी के साथ जाना पड़ता था, उस समय की बात कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी वर्तमान में मैंने उधर का कोई डेटा नहीं जुटाया है और इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। उस समय की बात मैं बता रही हूँ कि दीदी के साथ जाते थे। उसके बाद फिर वो फ़ोन नंबर वग़ैरह ले लेते थे, जिस जो भी भाई-बहन वहाँ जान-पहचान के होते थे, वो फिर उनसे फ़ोन नंबर वग़ैरह ले लेते थे, पूछते थे, बातचीत फिर वहाँ दीदी का कोई काम नहीं है। फिर वहीं के भाई-बहनों में आपस में बातचीत होती रहती थी और उनका जब मन करता था, वहाँ वो टूर पे गए हैं घूमने, बिज़नेस के काम से, किसी भी काम से, तो वो उस भाई से या बहन से संपर्क कर लेते थे और फिर वो उनको वहाँ रुकाने की व्यवस्था बना देते थे। लेकिन फर्स्ट सेकंड टाइम दीदी के साथ आना-जाना होता था। तो पल्लवी जी ने भी ऐसा ही कुछ बताया इंटरव्यू में कि पहली बार वो दीदी के साथ गईं। दीदी ने वहाँ कुछ भाई-बहनों से पहचान करवाई और इनका प्रोफेशन बताया कि ये हीरोइन हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं। जब कोई हीरोइन है, कोई मॉडल है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई रसूखदार व्यक्ति है, जब इनकी बात होती है तो उस ग्रुप में जो भी भँवरे होते हैं, वो आस-पास मंडराने होते हैं भिन-भिन करके और एक-दूसरे से नंबर ले लेते हैं। ख़ासकर कोई अगर वो मॉडल है, कोई महिला है कोई हीरोइन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिज़नेस इन्फ्लुएंस वग़ैरह कोई भी है, तो इस तरीके से ये लोग उनसे बातें करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल लेते हैं बातें। ऐसा ही कुछ पल्लवी ने बताया कि मेरा नंबर इन्होंने मैं जिन दीदी के साथ गई थी, उनसे ले लिया और फिर एक भाई जो था, वो कुछ ज़्यादा ही मुझे फ़ॉलो कर रहा था और फिर उन्होंने मुझे कुछ प्रसाद दिया, उसमें कुछ खिलाया और 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया, तो ये जो व्यक्ति है, ये मेरे पास ही था। और जब मैंने इससे कारण पूछा तो इन्होंने मुझे डराया-धमकाया और कहा कि चुप रहो। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऐसा-ऐसा हो चुका है और इसके बारे में अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा, तो फिर तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा। साथ ही आपको मेरी तरह मुझसे वाइफ़ की तरह बातचीत करनी होगी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। अब सवाल ये उठता है कि आप तो एक सन्यासी हो, अपने आप को एक कुमार बताते हो, आजीवन ब्रह्मचारी जीवन का आपको पालन करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को से दूर हैं, यहाँ तो यही रूल है, मुझे भी यही रूल बताए गए थे। और बाकी लोगों को भी जब यहाँ 3 डेज़ का या 7 डेज़ का कोर्स कराया जाता है, तो उसमें यही बताया जाता है कि हमारे ये रूल हैं, हम तो प्याज़ लहसुन तक नहीं खाते, हम तो मदिरा को या फिर कोई भी नशीले पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाते। तो ये कितनी हमारी ऊँची भावना होती है इन लोगों के प्रति और जब कुछ
महिलाओं के साथ जब कुछ ऐसी-वैसी बातें निकल के सामने आती है, तो इनकी तरफ से या जिस बहन के संपर्क में वो है, उनकी तरफ से ये आता है कि वो तो पहले से ही कैरेक्टर लेस थी, ऐसे-ऐसे थी तो उनको वो पहले से ही उनने कहीं पे केस डाल रखे हैं। जब पल्लवी जी का इंटरव्यू सामने आया और ये सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, तब 2-3 दिन बाद कुछ लोग निकल के सामने आए और वो कहने लगे, "मैं उसे जानता हूँ, वो तो ऐसी ही है, उसने पहले भी कई लोगों को फँसाया, शादी करने का दबाव डाला और फिर रेप केस उस पे डाल दिया। इस तरीके से उन्होंने सफाई दी और उन्होंने बताया पल्लवी ने कि जब मैंने बहन को जो मेरे संपर्क वाली बहन थी, उनको कहा कि आप के भाई ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया है और वो मुझे ऐसे-ऐसे धमकाता है। तब बहन ने कहा कि तुम तो ऐसी ही थी और अब चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो 2-4 से तुम्हारा और करवा देंगे। अब ये क्या बात हुई? कोई भी महिला है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये उसका चुनाव है, उसकी बाहरी जीवन है। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोग क्या समझते हो वो नहीं पता। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और कोई भी चलो पब्लिक की तो छोड़ो लेकिन जो लोग दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम आने वाली दुनिया के राजा-रानी हैं, हम राधा-कृष्ण हैं, हम फलाँ हैं, हम लक्ष्मी-नारायण हैं और हम हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं जो और दुनिया ये खत्म होने के बाद हमसे ये दुनिया शुरू होने वाली है। तुम्हारे प्रति, तुम्हारे लाखों फॉलोअर्स हैं, कितनी ऊँची तुम्हारे प्रति भावना रखते हैं। कोई बंदा ऐसे बिल्कुल पब्लिकली तुम्हारे ऊपर कैसे ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता है कि नशीला पदार्थ देकर इन्होंने मेरा भोग किया, मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, एक लड़की के साथ जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है और इस सारी घटना को मेरी पिछली लाइफ़ से या मेरे काम से जोड़ के बिल्कुल भी ना देखा जाए, क्योंकि इसमें मेरी मर्ज़ी बिल्कुल शामिल नहीं थी। अब यहाँ कुछ लोग ज्ञान बघाड़ेंगे कि कोई कैसा भी है उसको उपयोग करें ना करें, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या रोल है? तुम तो एक सन्यासी हो, दुनिया भी यही कहेगी, हम भी यही कहते हैं कि तुम तो आने वाली दुनिया के देवकुल में जा रहे हो और देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो और उन्होंने बताया कि 15 साल से वो समर्पित रूप से रह रहा था। हालाँकि मेरा इतना माउंट आबू का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये पल्लवी जी का इंटरव्यू के माध्यम से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। मेरा सेंटर और सेंटर की दीदी का एक्सपीरियंस रहा और पार्टी ले जाने और ले आने का माउंट आबू भी मैं 10 सालों में कई बार मेरा आना-जाना हुआ है। जो मेरे छोटे-मोटे एक्सपीरियंस थे मैंने अपनी पिछली वीडियो में, वो सभी कुछ शेयर कर दिए हैं और जो भी मुझे कुछ घटनाएँ याद आती हैं, मैं शेयर करती रहती हूँ। तो जब दीदी से लड़ाई झगड़े के बाद जब मैंने सेंटर छोड़ने के बारे में सोचा और मैं छोड़ के चली गई, तो जो कि मैं रहती थी, क्लास भी कराती थी और भी गीता पाठशाला खोले, गाँव-गाँव जाके कई संदेश भी दिए, तो फिर वहाँ आके लोग दीदी से पूछा करते थे। अब दीदी की जवाबदेही है कि वो बहन कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई, क्या बातचीत हुई थी। देखिए मोटा-माटी जो लोग जिससे जुड़े होते हैं, पता तो सबको चल ही जाता है कि क्या बात थी, क्या माजरा था। लेकिन फिर भी मज़े लेने के लिए लोग पूछते ही हैं कि वो छोटी दीदी रहती थी, वो कहाँ गई अचानक से 10 दिन से दिख नहीं रही, साल भर से दिख नहीं रही, 6 महीने से दिख नहीं रही, कहाँ गई वो? तो इनका कहना क्या होता था, अरे वो किसी के साथ भाग गई है, वो ठीक-ठाक नहीं थी। रात-रात भर मोबाइल में ऑनलाइन रहती थी, दोस्ती बनाए थी और ये ऐसा करती थी, वैसा करती थी। इन्होंने ऐसे कहा। मैं इनके साथ रह रही थी और इन्होंने मेरी और भी जगह शिकायत कर रखी थी ऑनलाइन क्योंकि दूसरे भाई-बहनों ने कर रखी थी, क्योंकि मैं उनको लिफ्ट नहीं देती थी, अपनी मुँह नहीं लगाती थी। उनके हिसाब से मैं उनका मनोरंजन नहीं करती थी, इसीलिए मैं उनको खटक रही थी और वो मेरे को भर देते थे दीदी के लिए और दीदी को भर देते थे तो दीदी मुझसे बिना पूछे, बिना सफाई जाने और दीदी को मैं इसलिए खटक रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया था कि तुम जाओ अपना सेंटर जमा के दिखाओ। तो 6 महीने में मैंने जमा दिया और अब मैं सोच रही थी कि मैं इस सेंटर को और बड़ा करूँगी और मैंने कुछ और बड़ा उसे करा भी। तो इनको भी जलन हो गई कि 1 साल के अंदर इन्होंने इतना मेहनत करा है, तो इन्होंने भी कीचड़ उछालना शुरू किया। जब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो मैं अपने माता-पिता के घर चली गई। माता-पिता के साथ चली गई, उनको बुलाया, सारी बातें बताई और उनके साथ चली गई।
और ये क्या कहती, वो भाग गई। जब इन्होंने ऐसी बातें कही, भाई बहन को तो पता ही था कि वो घर पे हैं दीदी, वो मेरे घर पे पहुंच गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है। मेरे को ये सारी चीजें सुनते सुनते 2 साल हो गए। वो भी किसी ना किसी भाई बहन को पूछ घर पे भेजती रहती थी और उन्हें भी पता था कि मैं घर पे ही हूँ, अलग कमरा बना के रह रही हूँ, अलग ही ज्ञान योग की कर रही हूँ और अलग अलग कमेंट वो पास करती। लेकिन वो झूठ मेरा फैलाने में लगी हुई थी और जिनको वो बताती थी वो आके हमें बताते थे कि दीदी ऐसा कर रही है। वो लोग मजे ले रहे थे, मेरी तरफ के थे, उनकी तरफ के क्या थे वो मुझे नहीं पता। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती हूँ। मेरे को भी टेंशन हो गई थी, मैं क्या कहूँ। और जितने लोगों में इनने फैला दी है, मैं उनको एक एक के घर जाके तो सफाई दे नहीं सकती कि मैं परेशान होके लड़ाई झगड़ा होके अपने घर पे ही बैठी हूँ, कहीं भागी नहीं हूँ, मैंने कोई कांड नहीं करा है। ये सब झूठ है। और ये सारी चीजें होती हैं, जो भी बहन को वहां की ये गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, जो आवाज उठाती है, जो बोलती है, सीधा उस पे कैरेक्टर। अब चाहे यहाँ समर्पित बहन हो, चाहे यहाँ जुड़ने वाली कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई रसूखदार हो, चाहे सादा सिंपल महिला हो, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा देख लिया या कुछ बदतमीजी देख ली या उसके साथ कुछ ऐसी वैसी घटना घट गई, उसे नहीं पसंद आई और उसने मुंह पे डायरेक्ट बोल दिया कि ये सब का मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ये सब होता है, या तुम लोग जो रूल बताते हो दुनिया के सामने शो करते हो और उस पर खड़े नहीं उतरते हो, तो ये चीजें अब ये इनको क्या लगता है कि इनने आवाज उठाई तो ये तुरंत ही उस पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। अरे वो टाइम से आती नहीं थी, ज्ञान योग सुनती नहीं थी, ये फॉलो करती नहीं थी, कुछ नियम धारणाएं उनकी थे नहीं, खाती फिरती थी, सचती सवरती थी, दुनिया में घूमती थी, ऐसा करती थी वैसा करती थी। अब भगवान के घर, अब जब उनसे खुद से कुछ हुआ नहीं तो भगवान के घर, ऐसी इनकी भाषा तुरंत बदल जाती है। देवियों की भाषा, ये अपने आप को देवियां कहती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। फिर मुझे यूट्यूब का सहारा मिला, मुझे आइडिया आया ऐसे ही बैठे बैठे, शायद भगवान ने दिया होगा कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते। जब मैंने 2-4 वीडियो बनाए तो कुछ महिलाएं ही निकल के सामने आई और अरे इधर क्यों बुला रही है, पॉपुलरिटी ढूंढ रही है और ये कर रही वो कर रही, जा एफआईआर दर्ज करा, जा ये कर। अरे भाई मेरे साथ इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है जिसको मुद्दा बना के मैं एफआईआर दर्ज कराऊं। मेरी नॉर्मल सी बातें हुई, मेरे नॉर्मल से एक्सपीरियंस हुई जो मैं यहाँ कर रही हूँ। आप भी आराम से सुनो, एंजॉय करो, एजुकेट हो और जागरूक समाज की पहचान दो। ना कि यहाँ कुछ लोगों ने बंद कर दे ये सारा कुछ। ये बाद में मुझे पता चला कि मैंने जो सुन रखा था इधर उधर के लोगों से कि ये ऐसे है वैसे हैं, सेम मेरे साथ हो रहा है। मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है बंद करो ये सब, ये कर लो वो कर लो है? और तुम ही ऐसी थी, तुमसे नहीं रहा गया, तुमसे ये नहीं करा। तो मैं तो छाती ठोक के आप यहाँ आई हूँ, जो भी हुआ है जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। क्या ये दम भरते हैं देवी देवता आने वाली दुनिया के, क्या ये कह सकते एजा मीडिया के सामने कि हाँ हमसे गलती हो गई, आखिर हम भी तो इंसान हैं? क्या इनके अंदर इतना कलेजा है? क्या ये कह सकते हैं कि हाँ हम भी इंसान हैं, हम भले 20 साल से यहाँ रह रहे सरेंडर रूप में, हम भी कुछ नियम धारणा टूट जाती है हमसे, गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे? क्या ये ऐसा बोल सकते हैं? इन विचारों के अंदर तो इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी सच्चाई भी नहीं होती है। ये पता नहीं कैसे हो जाते हैं। ना इनके पास ज्ञान योग रहता है, ना कुछ एक्सक्यूज रहता है, ना कुछ बातें रहती हैं, ना कुछ सफाई रहती है। बस सामने वाले ने अगर कुछ कहा, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ गलत लगा और उसने ऑब्जेक्शन उठाया, तो सीधा उसके कैरेक्टर पे उठा के कीचड़ दे मारो और जितने झूठे घटिया इल्जाम लगा सको लगाते रहो, चाहे वो सत्य हो या ना हो, चाहे ये प्रमाण उसका कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इनकी भाषा सबके प्रति एक जैसी होती है। जो भाई, जो बहन, जो माता, जो बहन यहाँ से जुड़ी है और जो छोड़ के भाग आए और जिन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है इसलिए हम भाग आए, उस पे ये लोग जितने घटिया इल्जाम लगा सकें संगठित रूप से लगाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनके फॉलोअर्स भी वैसी भाषा बोलते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। खैर ये सारी चीजें तो होती रहेंगी इस कहानी, इस इंफॉर्मेशन में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।